कर विधान मूल्य की हम जो मूल सीमा शुल्क है उसकी गणना कुछ इस प्रकार से करेंगे, जो बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा फॉर्मेट याद करने की जरूरत है। ये आपका हो गया हमारा मूल सीमा शुल्क की गणना। अब हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है कि कर निर्धारण मूल्य, हमें सीमा शुल्क की गणना करना है। सीमा शुल्क की गणना करने के लिए क्या चाहिए? सीमा शुल्क की गणना करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है कर निर्धारण मूल्य। अब कर निर्धारण मूल्य क्वेश्चन में हमें 15 लाख दिया था, तब हम निकाल लिए, पूरा कोई दिक्कत नहीं। अगर यही 15 लाख कर निर्धारण मूल्य हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया था तो उस केस में हमें कर निर्धारण मूल्य अलग से निकालना पड़ेगा, गणना करना पड़ेगा। कैसे गणना करेंगे उसी का अभी आपको फॉर्मेट बताएंगे, उसी के अनुसार आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक, कर निर्धारण मूल्य कैसे निकालेंगे, उसके बाद कर निर्धारण मूल्य प्लस मूल सीमा शुल्क की गणना कैसे करेंगे उसको भी आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, अभी हम निकालेंगे कर निर्धारण मूल्य, कैसे गणना करते हैं कर निर्धारण मूल्य की। अगर क्वेश्चन में कर निर्धारण मूल्य नहीं दिया उस केस में उसके लिए यहाँ पे दो कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा विवरण रहेगा। विवरण में हम कितने का सामान खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, उसमें कितना सारा खर्चा कर रहे हैं नहीं खर्चा कर रहे हैं, जितना सारा आपको बताएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दो कॉलम बनेगा और यहाँ पे टोटल यहाँ पे 3 कॉलम हमारा डिटेल्स रहेगा, हमारा टोटल विवरण पर्टिकुलर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एक तो हमारा विदेशी करेंसी जिसमें जहाँ जिस देश से हम खरीद रहे हैं वहां का करेंसी यहाँ पे, और लास्ट में हमारा इंडियन करेंसी जो हमारा रुपीज है, जो हमारा रुपया है। अगर हम अमेरिका से खरीद रहे तो हमें यहाँ पे डॉलर चलाना पड़ेगा, तो डॉलर हमें यहाँ पे लिख देना, डॉलर का साइन लिख देना, या फिर हम लिख सकते हैं डॉलर। अगर हम इंग्लैंड से खरीदे तो वहाँ पे क्या पाउंड चाहते हैं तो वहाँ पे पाउंड का साइन दे सकते हैं, पाउंड लिख सकते हैं, पाउंड लिख सकते हैं। और अगर आप अपन यूरोप में गए और से तो यूरो या फिर हमारा एटा, जितना सारे करेंसी है जिस देश से खरीदेंगे उसी देश के करेंसी से आपको यहाँ पे शो करना है, इसका नाम लिख दीजिए। उसके बाद हमारे यहाँ पे रुपया, रुपये का साइन लिख दीजिए, हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मेट रेडी है, अब हम यहाँ पे बनाना है कि कौन सा चीज आता है कर निर्धारण मूल्य निकालने के लिए। कर निर्धारण मूल्य अगर आ गया, अगर हमारे पास अवेलेबल है तो सीमा शुल्क की गणना करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, तुरंत निकाल लेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरत पड़ता है कर निर्धारण मूल्य की, और कर निर्धारण मूल्य की जब हम गणना करेंगे उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारे यहाँ पे बीजक मूल्य। बीजक मूल्य जिसको हम समव्यवहार मूल्य भी बोलते हैं, समव्यवहार मूल्य या व्यवहार मूल्य, क्रय मूल्य, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है वो बीजक मूल्य। कितने में हम उसको खरीद रहे हैं, हम अगर किसी पार्ट्स को, किसी मशीन के पार्ट्स को अगर हम विदेश से अमेरिका से मंगाए हैं, मान लीजिए अमेरिका में डॉलर चलता है, अमेरिका से तो पार्ट्स मंगाए हैं, या कुछ कंप्यूटर मंगाए, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर चलता है, सुपर कंप्यूटर मंगाए, तो हम यहाँ पे मंगाए हैं, कितना डॉलर हम वहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, उतने डॉलर को हमें यहाँ पे लेंगे, उतने डॉलर को आप लेंगे। अब डॉलर को हमें इंडियन करेंसी में चेंज करके हमारे रुपीस वाला कॉलम में, अब इंडियन करेंसी में जब हम चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, इंडियन करेंसी में चेंज करने के लिए हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि विनिमय दर $1 बराबर 68 रुपए, $1 बराबर 72 रुपए, $1 बराबर 80 रुपए, 86 रुपए, ऐसा कई सारे दिया रहेगा। और उसमें हमें विनिमय दर जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, एक नहीं दिया रहेगा, 3 4 दिए सकते हैं, 2 दिए सकते हैं, 1 भी दिया सकते हैं। तो कौन सा लेना है हमें, जो विनिमय दर है, यानी कि $1 बराबर हमारा कितना रुपए होना चाहिए, ताकि हम अपने जो डॉलर है उसको करेंसी में चेंज कर सकें, अपनी इंडियन करेंसी में चेंज कर सकें। तो वो कई तरीके से घुमाने के लिए बोल सकता है वो कि जो हमारा डॉलर है वो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार $1 बराबर 80 रुपए, ऐसा अगर बोलेंगे, ठीक है, तो हमें उसको नहीं लेना है, हमें कौन सा वाला लेना है, $1 बराबर हमारा जो विनिमय बोर्ड घोषित करता है उसी को लेना है। विनिमय बोर्ड द्वारा $1 बराबर जितना रुपए हमारा इंडियन करेंसी का जितना रुपए घोषित करेगा उतने लेना है, कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो विनिमय बोर्ड घोषित करेगा उतने लेना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है। तो विनिमय बोर्ड जितना पड़ेगा, और विनिमय बोर्ड $1 बराबर अगर यहाँ पे घोषित कर दिया कि 80 रुपए, तो 80 रुपए ही हमें लेना है उसमें, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे डॉलर आएगा, अगर मान लीजिए $500 या $1000, तो $1000 तो 80 से गुना करना पड़ेगा। मान लीजिए व्यवहार मूल्य, मैंने कुछ सुपर कंप्यूटर से, कुछ मशीन के पार्ट्स को अमेरिका से आयात के मंगाया, अब कितने से मंगाया, मान लीजिए $5000 से मैं वहां से मंगाया। अब $5000 को मुझे इंडियन करेंसी में चेंज करना है,
जबकि विनिमय बोर्ड द्वारा घोषित किया गया है कि $1 बराबर कितना रुपीस होता है, 80 रुपीस होता है, ठीक है, मतलब 80 रुपए। तो यहाँ पे हमें इंडियन करेंसी में चेंज करने के लिए क्या करना है, इसी $1 बराबर 80 रुपए होता है, तो 80 रुपए से गुना कर देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपए आपके हमारा हो जाएगा, ठीक। 5000 का 80 से गुना करेंगे 80 रुपए से, $1 बराबर 80 रुपए, तो हमारा $5000 में कितना होगा, टोटल 4 लाख रुपए होगा। तो टोटल 4 लाख हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इंडियन करेंसी में हम इस तरीके से चेंज करेंगे, जो भी यहाँ पे डॉलर दिया जाएगा उसको $1 बराबर जो भी दिया जाएगा हमारा विनिमय बोर्ड द्वारा, उसी क्षण गुना करेंगे और इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे। ये तो हमें बीजक मूल्य, ठीक। अब बीजक मूल्य के बाद हमें, बीजक मूल्य मतलब खरीदी मूल्य, कितने में खरीदे हैं, उसके बाद उसमें कितने सारे और भी खर्चे किए हैं, उन सारे खर्चे को जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहला खर्चा क्या आ सकता है हमारा, देखिए इसमें 2 टाइप से बांटा गया है। सबसे पहला इसमें जुड़ेगा निम्न मदे। निम्न मदे में क्या रहेगा, निम्न मदे में रहेगा सबसे पहला कि जो हम जिस सामान को मंगा रहे हैं उस सामान को पैकिंग करने के लिए, देखिए अगर फैक्ट्री, वहाँ का फैक्ट्री क्या होता है, नॉर्मल अपने हिसाब से फैक्ट्री में अपने हिसाब से वो लोग पैकिंग करेंगे। अगर हम लोग वहाँ से अमेरिका से कुछ पार्ट्स को ला रहे हैं तो पैकिंग तगड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मतलब बेस्ट क्वालिटी वाला पैकिंग होना चाहिए, वरना कुछ भी टूट फूट हो सकते हैं, खराबी आ सकते हैं। तो अगर उसकी अच्छा से पैकिंग करने के लिए हम अलग से उसको बोल दिए कि पैकिंग अच्छा होना चाहिए करके, या फिर अलग से एक्स्ट्रा भारी भरकम पैकिंग करके देना, तो लोग जो एक्स्ट्रा नॉर्मली क्या है पैकिंग, एक झिल्ली का पैकिंग, रैप का पैकिंग तो हो गई वहाँ पे, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा अगर खास पैकिंग करवाना है तो उसके लिए अलग से चार्ज होगा यहाँ पे। अगर वो लोग उस पैकिंग का अलग से चार्ज लेते हैं तो इस बीजक मूल्य में उसको जोड़ना है। उसके बाद डिजाइन, अगर मुझे डिजाइन पसंद नहीं है, मुझे कोई दूसरा डिजाइन चाहिए, अगर मैं अपने हिसाब से उन लोग को डिजाइन दिया कि इस चीज का या इस वस्तु का, इस सामान का ऐसा डिजाइन मुझे बना के देना, तो वो लोग डिजाइन के लिए अलग से एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, और जो भी चार्ज करेंगे वहां पर बीजक मूल्य यहाँ पे व्यवहार मूल्य में जोड़ेगा। उसके अलावा हमारा रॉयल्टी, लाइसेंस, विकास व्यय, जितने सारे खर्चा हो रहा है सभी खर्चे को लाइन से आपको जोड़ना है, किसमें, उसी बीजक मूल्य में, जितने रुपए में उसको खरीदा उसको करेंसी में चेंज करना है। उसके बाद इसमें जुड़ेगा निम्न व्यय। निम्न व्यय में सबसे पहले हो जाएगा हमारा पैकिंग व्यय, पैकिंग व्यय, इसमें हमारा पैकिंग व्यय जुड़ेगा। उसके बाद क्या जुड़ेगा, डिजाइन, डिजाइन व्यय और विकास व्यय। डिजाइन व्यय के बाद विकास व्यय जुड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा रॉयल्टी, उसके बाद यहाँ पे लाइसेंस, उसके बाद अन्य भुगतान। इतने सारे खर्चे और भी कुछ अन्य भुगतान और भी कुछ आ सकता है जो निर्यातक द्वारा क्रेता के लिए यानी कि आयातक के लिए किया जाता है। निर्यातक द्वारा जितना भी खर्चे किया जाएगा, जो सब यहाँ पे अलग से चार्ज करेंगे बीजक मूल्य में, सबको यहाँ पे ऐड करके लिख देना। अब देखिए पैकिंग का मान लीजिए $50, तो यहाँ पे उसको लिखना है, और उसी को यहाँ पे इंडियन करेंसी में चेंज करके गुना करके यहाँ पे लिखना है अपने को। फिर अपने जो डिजाइन व्यय है और अपने विकास व्यय है, रॉयल्टी है, अन्य भुगतान है, सभी को यहाँ पे इंडियन करेंसी में चेंज करना है, ठीक है। सभी को यहाँ पे इंडियन करेंसी में चेंज करना है, यहाँ पे लिख देना है। तो अन्य भुगतान कुछ प्रकार से सभी को अन्य भुगतान को जोड़ देंगे। जितने सारे जो हमारा बीजक मूल्य निकलेगा, इस बीजक मूल्य में हम जितने सारे हमारा एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं उस सभी खर्चे को हम तो जोड़ देंगे। खर्चे जोड़ने के बाद जो हमारा लास्ट अमाउंट आएगा यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं जहाज लदाई मुक्त मूल्य, जो हम यहाँ पे जोड़ देंगे अमाउंट पे। अमाउंट हमारा जो राशि है इंडियन करेंसी वाला, और जो यहाँ पे डॉलर है विदेशी राशि है, विदेशी जो करेंसी है उसको हम जोड़ देंगे। जो हमारा लास्ट यहाँ पे फाइनल अमाउंट आएगा उसको हम बोलेंगे जहाज लदाई मुक्त मूल्य। जहाज लदाई मुक्त मूल्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, ठीक है। फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, उसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में लिख सकते हैं एफओबी। फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू एफओबी हम बोल सकते हैं, ये हमारा एफओबी आया। कैसे आया, जो हमारा बीजक मूल्य था, बीजक मूल्य लिख दिए, उसमें हम प्लस कर देंगे निम्न व्यय, निम्न खर्चे। क्या क्या था निम्न व्यय, निम्न खर्चे में पैकिंग, डिजाइन, रॉयल्टी, लाइसेंस, अधिकार शुल्क या फिर जो हमारा अन्य भुगतान जो निर्यातक द्वारा आयातक के लिए किया जाता है, सारे खर्चे अलग। इन सभी खर्चे को यदि अलग से चार्ज करते हैं तो उसके बीजक मूल्य में जोड़ेगा, जो पूरा यहाँ पे जोड़ के आएगा बीजक मूल्य में, फिर जो निकलेगा टोटल वो हमारा जहाज लदाई मुक्त मूल्य फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू एफओबी यहाँ पे कहेगा।
ये जितने सारे यहाँ पे खर्चा है, ये खर्चा यदि निर्यातक एक्स्ट्रा चार्ज करता है बीजक मूल्य के अलावा, मान लीजिए बीजक मूल्य 4 लाख है, 4 लाख के अलावा, 4 लाख तो मेन मशीन का रेट है, उसके अलावा एक्स्ट्रा लेते हैं ये पैसा, डिजाइन रॉयल्टी, ये सब विकास बैंक लाइसेंस या पैकिंग, ये सब वगैरह का जितना सारा खर्चा वो अलग से चार्ज करता है, तो ये बीजक मूल्य में जुड़ेगा, इन सब के साथ जुड़ेगा यहाँ पे। अगर अलग से चार्ज नहीं करता है, इन सब खर्चा अगर बीजक मूल्य में पहले से ऐड है, पहले से शामिल है उसके अंदर, तो इन खर्च को दोबारा यहाँ पे नहीं जोड़ना। ठीक है, इसको याद रखना यहाँ पे, क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा पैकिंग, डिजाइन, विकास, रॉयल्टी, लाइसेंस, ये जितने सारे भुगतान हैं, ये सब भुगतान या मान लीजिए इसमें 2 भुगतान है, 3 व्यय या खर्चा, पैकिंग, डिजाइन या विकास में, यह व्यय बीजक मूल्य में पहले से शामिल है। ऐसा अगर बोल दिया कि पहले से शामिल है तो उसको हमें दोबारा शामिल करने की जरूरत नहीं है, पहले से ऐड हो चुका है उसके अंदर, उसको यहाँ पे शो नहीं करना, नहीं दिखाना यहाँ पे। अगर अलग से चार्ज कर दिया, अगर क्वेश्चन बोले कि ऐसा खर्चा हुआ, डिजाइन, विकास, रॉयल्टी, अगर इतना खर्चा हुआ और ये सब खर्चे का अलग से चार्ज कर रहे हैं निर्यातक, तो ये चीज यहाँ पे ऐड होगा, अलग से जो चार्ज करेंगे वो ऐड होगा, और ऐड होके जो फाइनल हमारा अमाउंट आएगा वो हमारा जहां चला जाएगा उसको मूल्य बोला जाएगा एफओबी फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। इसके बाद हमें और 2 खर्चे इसमें जोड़ना है फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू में, इसमें जोड़ना है हमें निम्न व्यय, हमें यहाँ जोड़ना है निम्न व्यय। निम्न व्यय में क्या आएगा, निम्न व्यय में 2 ही खर्चा आता है और उन 2 खर्चों का यहाँ पे लिखते हैं, उसके अलावा जितना खर्चा सब हम यहाँ पे निम्न मदे के अंदर शो करते हैं, जो ऊपर में हम यहाँ पे दिखा चुके हैं। ठीक है, तो निम्न व्यय में कौन सा आएगा, सबसे पहला था हमारा परिवहन व्यय, दूसरा आता है हमारा बीमा प्रीमियम, 2 ही खर्चा आता है यहाँ पे, एक हमारा परिवहन व्यय और दूसरा बीमा प्रीमियम। परिवहन व्यय का मतलब देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए हमारे ये समुद्र है, अब यहाँ पे हम अमेरिका में मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ पे जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह से हम अपने इंडिया के बंदरगाह तक हम अपने सामान को लाएंगे जहाज से, पानी वाले जहाज से, तो यहाँ से यहाँ तक का जो जहाज का भाड़ा होगा, ये हमारा ये अमेरिका है ये, और ये हमारा भारत है। मान लीजिए कुछ इस प्रकार इधर उधर का भी हो सकता है अपने एक्शन जो भी है, तो एग्जांपल के तौर पे अगर हमारा ये अमेरिका यहाँ पे है और हमें यहाँ से माल खरीद के लाना है हमारे भारत में लाना, तो यहाँ से यहाँ तक, अमेरिका से भारत तक आने जाने का जो भी हमारा यहाँ पे चार्ज होगा, जो भी खर्चा होगा जहाज का भाड़ा, वो जहाज का भाड़ा हमें परिवहन व्यय में लिखना है। परिवहन मतलब यात्रा, जो भी हम परिवहन कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं सामान लेके, तो हम अपने वस्तु को लेके अमेरिका से भारत आएंगे, वहां तक जो भी हमारा खर्चा होगा परिवहन, उन पूरे खर्च, उन पूरे व्यय को हम यहाँ पे शामिल करेंगे परिवहन व्यय के अंतर्गत, जो भी हमारा यात्रा होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये परिवहन शामिल होगा हमारा परिवहन के अंतर्गत, यात्रा के अंतर्गत, जो अमेरिका से भारत तक आने का था, जहाज का भाड़ा यहाँ पे लिखेंगे, उसको इंडियन करेंसी में चेंज करके हम अपने राशिफल कॉलम में लिखेंगे, और इंडियन करेंसी में चेंज करने का रूल वही चलेगा, जो हमारा डॉलर है, उस डॉलर को हमें $1 बराबर कितने रुपए हैं, उतने रुपए से गुना कर देना, इस डॉलर को यहाँ पे गुना कर देना है, हमारा इंडियन करेंसी में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आपको और बेहतरीन तरीके से समझ आएगा जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊंगा। ये आपका फॉर्मेट है, आप देख लीजिए फॉर्मेट किस तरीके से बनता है आपका। इसके बाद आता है हमारा बीमा प्रीमियम। अब देखिए बीमा के केस में ऐसा होता है कि कोई भी विक्रेता हो, कोई भी क्रेता हो, कोई भी आयातक, कोई भी निर्यातक बिना बीमा कराए कोई भी माल बेचना नहीं है, बेचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई क्रेता या विक्रेता, कोई विक्रेता यदि बिना बीमा कराए माल बेच दिया, बिना, देखिए ये होता क्या है, ये हमारा अमेरिका का बंदरगाह है, यहाँ से हमें आना है इंडिया में बंदरगाह में आना है। अब यहाँ से उसका फैक्ट्री, अमेरिका में फैक्ट्री यहाँ पे है, माल खरीद लिया, बीमा नहीं कराया, वहां से लाया बंदरगाह तक, फिर यहाँ पे जहाज में चला गया, जहाज में ला रहे, अब बीच में कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, इतना पानी है यहाँ पे, तो समुद्र से जब जहाज से आता है अमेरिका से इंडिया तक, तो बीच में जहाज में कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। अगर यहाँ पे कुछ टूट फूट हो गया, जहाज डूब गया, कुछ और हो गया, तो उस कारण से पूरा जहाज का सामान जितना खरीदेगा सब खत्म हो जाएगा, वहां पे सब टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज नष्ट हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है, हानि हो सकता है। तो इस केस में विक्रेता का भी पैसा जाएगा, क्रेता का भी सब जाएगा, दोनों का यहाँ पे डूब जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबका लॉस हो जाएगा। अगर उस चीज का बीमा करा था,
बीमा कराने से क्या होता है, क्लेम करने से बीमा कंपनी उसका कम से कम 70 to 80% वो स्वीकार कर लेता है, कभी-कभी 50% 60% भी करते हैं। जितना भी वो कंपनी को भरे जितना क्लेम स्वीकार करता है वो, अगर बीमा कराया हुआ रहता और कुछ भी दुर्घटना होने से बीमा कंपनी को क्लेम करने से, दावा करने से वो जितना स्वीकार करेगा लेकिन कुछ तो उसको भरपाई हो जाएगा। लेकिन अगर बीमा नहीं करवाते तो क्या होगा, वो पूरा डूब जाएगा, दोनों तरफ से, क्रेता का भी लॉस, विक्रेता का भी लॉस, दोनों का लॉस हो जाएगा। इस कारण से बीमा बिना बीमा कराए कोई माल बेचता भी नहीं है, कोई खरीदता भी नहीं है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। बीमा जरूर करवाना चाहिए। तो अगर बीमा करवाता है उसका जो बीमा रहता है, बीमा व्यय या बीमा प्रीमियम, बीमा खर्चा जो भी है, तो बीमा को हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है कि बीमा जो व्यय हुआ है, बीमा प्रीमियम है, बीमा का जो खर्चा हुआ है, $200 है, $500, $1000 जो भी हुआ है, उसको हम इंडियन करेंसी में चेंज करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हम इंडियन करेंसी में चेंज करके डायरेक्ट वहाँ पे लिख देंगे। अगर देखिए बीमा प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं है तो क्या होगा, बीमा प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं है तो उस केस में हमें जो एफओबी रहता है, जो एफओबी मूल्य रहता है, एफओबी यानी फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, जहां चलते हैं तो मूल्य जो रहता है उसी का यहाँ पे एफओबी का 1.125% काटते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 10 लाख का 5 लाख जो भी आए उसी का 1.125% काटेंगे और सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे कि कितना रुपए आएगा बीमा। अगर बीमा क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, बीमा नहीं है, तो उस केस में हमें जबरदस्ती लगाना है, यहाँ पे बीमा प्रीमियम लगाना ही लगाना है, क्योंकि बिना बीमा कराए कोई माल बेच सकते हैं, खरीदते नहीं है। अगर बिना बीमा कराए कोई माल खरीदा बेचा और बीच में कुछ दुर्घटना हो गई तो दोनों का लॉस। इस केस में बीमा प्रीमियम जरूर कराया जाता है, बीमा कराया जाता है, प्रीमियम चुकाया जाता है। अब बीमा करा लिया तो डायरेक्ट लिखना है, बीमा नहीं दिया है क्वेश्चन में, नहीं कराया तो बीमा अपने को लिखना पड़ेगा। एफओबी का 1.125%, एफओबी मतलब जो यहाँ पे हमारा टोटल आएगा बीजक मूल्य प्लस खर्चे, तो यहाँ पे एफओबी मूल्य जितना आएगा उसका 1.125% काटेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे अमाउंट को। इस अमाउंट को डॉलर में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे जो भी अमाउंट रहेगा इसको हम भाग देंगे 80 रुपए से, तो हमारा डॉलर में चेंज होता है। जब हम डॉलर में किसी दूसरे देश की करेंसी में चेंज करते हैं तो हम भाग देते हैं अपने इंडियन रुपीस से उस करेंसी को, और अगर हम अपने उस डॉलर को या कुछ भी दूसरे देश की करेंसी को हम अपनी इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो गुना करके हम चेंज करते हैं उसको। अब अगर परिवहन में और दो केस आता है, जो हमारा परिवहन है, अगर हम जहां से माल मंगाते हैं, पानी जहाज से आते हैं, जल मार्ग से आते हैं, उस केस में जो भी जहाज का भाड़ा आएगा पानी जहाज होने पर, पानी जहाज का जो भी भाड़ा होगा हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे उसको। डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, कुछ भी हम अपने करेंसी में चेंज करेंगे, यहाँ से गुना करके हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे जो भी हमारा पानी वाला जहाज हुआ, तो उस केस में हमारा जो भी परिवहन व्यय आएगा हम डायरेक्ट लिख देंगे, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरा चीज नहीं है। अगर उस केस में जो हमारा जहाज है, पानी जहाज हो तो डायरेक्ट लिखेंगे। अगर यहाँ पे पानी जहाज नहीं हो, क्वेश्चन बोल दिया हवाई जहाज, एरोप्लेन बोल दिया कि एरोप्लेन से अमेरिका से माल मंगाए इंडिया में, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जब हम अमेरिका से या किसी दूसरे देश से एरोप्लेन से हम माल मंगाएंगे तो एरोप्लेन का भाड़ा भी वहाँ पे देना पड़ेगा, अपने को चुकाना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा परिवहन व्यय होगा उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे हम नहीं लिख सकते। मान लीजिए 10,000 या 1,500 जो भी डॉलर हुआ हमारा, जो भी खर्चा हुआ एरोप्लेन का भाड़ा, उसमें हमें डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते, उसके लिए चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे, जो भी हमारा यहाँ पे एफओबी रहेगा, एफओबी का 20% काटेंगे, 20% जो भी आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे, और जो ओरिजिनल खर्चा होगा, जैसे ओरिजिनल खर्चा क्या है हमारा, एरोप्लेन से वहां से माल लाए थे यहाँ पे तो $10,000 खर्चा हो गया, $10,000 खर्चा हो गया, तो $10,000 को हम इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, और उसी का हम जैसे एफओबी का बोले, एफओबी का 20% काट के निकाल के रखेंगे और जहाज का ओरिजिनल खर्चा जितना उसको लिखेंगे। दोनों में कंपेयर करेंगे कि जहाज का ओरिजिनल जो व्यय हुआ है, जहाज का ओरिजिनल जो व्यय हुआ है वो व्यय ज्यादा है, वो खर्चा ज्यादा है, कि हमारा एफओबी का 20% काटे वो ज्यादा है। दोनों में कंपेयर करेंगे, जो भी कम होगा इसमें उसी अमाउंट हमें बाहर निकालना है। यहाँ पे ये केस कब होगा, जब हमारा हवाई जहाज का केस आएगा उस केस में। अगर पानी वाला जहाज है कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट लिख देंगे, और अगर पानी वाला जहाज नहीं हुआ उस केस में, यदि हवाई जहाज हुआ उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी हवाई जहाज का भाड़ा होगा या किराया होगा उसको हम लिखेंगे एक साइड में, दूसरा हम लिखेंगे एफओबी। एफओबी कौन है यहाँ पे, जहाज किराया मूल्य,
इस एफओबी का हम 20% काटेंगे और इन दोनों में कंपेयर करेंगे कौन सा अमाउंट कम है। अगर ओरिजिनल भाड़ा या ओरिजिनल जो किराया है जहाज का, एरोप्लेन का, हवाई जहाज का, यदि वो कम है उसको लिखेंगे, और या फिर हमारा इसकी तुलना में 20% वाला कम है, एफओबी का जो 20% निकाले थे इसकी तुलना में 20% वाला कम है, तो हम 20% वाला अमाउंट को बाहर निकालेंगे। यानी कि दोनों में कंपेयर करके जो भी कम होगा इसको उसको बाहर निकालना है। अगर वो रुपीस में निकले आके तो उसको हमें डॉलर या फिर कोई दूसरे देश की करेंसी में चेंज करने के लिए हमें इससे भाग देना पड़ेगा। हमारे रुपीस $1 बराबर कितना रुपीस है, इससे भाग देने से हमारा इंडियन का है अपना डॉलर में भी चेंज हो जाएगा। और बीमा प्रीमियम क्वेश्चन है तो डायरेक्ट लिखना नहीं दिया तो एफओबी का ही 1.125% काटेंगे और उसको लिख देंगे। ये दोनों चीज यहाँ पे माइंड में रखने की जरूरत है। यहाँ पे जो निर्णय वैल्यू जो होता है एकदम मेन खास चीज यहाँ पे जो होता है वो है परिवहन का, दूसरा बीमा प्रीमियम। परिवहन का आपको दूसरा बात बोल रहा है, जो परिवहन होता है यहाँ पे, अगर वो पानी वाला जहाज से परिवहन कर रहा है या यात्रा कर रहे माल को मंगा रहा है तो पानी वाला जहाज के केस में क्या आता है, जो भी खर्चा आता है उसका डायरेक्ट हम लिख देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि पानी जहाज और हवाई जहाज दोनों के एक साथ दोनों से माल मंगाया, ऐसा एक साथ नहीं हो सकता। या तो पानी जहाज से मंगाया या हवाई जहाज से मंगाया। अगर मान लीजिए दोनों से मंगाया तो पानी जहाज से अलग से करेंगे, हवाई जहाज अलग से करेंगे। और हवाई जहाज के लिए हमें चेक करना ही पड़ेगा कि ओरिजिनल हवाई जहाज का किराया कितना है और एफओबी का 20% कितना हो रहा है। दोनों के अमाउंट में फर्क देखेंगे कौन सा कम है, जो भी कम है उसको यहाँ पे बाहर निकाल देंगे। और उसके बाद बीमा प्रीमियम यदि दिया है तो डायरेक्ट लिखेंगे, बीमा नहीं दिया तो एफओबी का ही 1.125% काट के यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम सभी को जोड़ देंगे आगे से, टोटल हम यहाँ पे जोड़ देंगे। टोटल हम डॉलर में भी जोड़ेंगे जो हमारा दूसरे देश का करेंसी है और हमारा इंडियन जो करेंसी, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो हम यहाँ पे आएगा हम उसको बोलेंगे हमारा कर निर्धारण मूल्य। कर निर्धारण मूल्य हो जाएगा हमारे यहाँ पे जो भी हमारा लास्ट फाइनल अमाउंट आएगा। तो कर निर्धारण मूल्य की गणना करने के लिए पूरा फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, तो लास्ट में हमारा निकलेगा कर निर्धारण मूल्य। अगर ये कर निर्धारण मूल्य हमारे पास एक बार आ गया तो सीमा शुल्क की गणना करना तो एकदम आसान है। सीमा शुल्क तो 2-3 लाइन का बनता है, सीमा शुल्क बहुत आसान है, उसका फॉर्मेट भी बहुत इजी है, याद भी आसानी से हो जाएगा। उसमें मेन है हमारा कि जो सीमा शुल्क की हम गणना करते हैं तो सीमा शुल्क की गणना करने के लिए हमें सबसे पहला जरूरत पड़ता है कर निर्धारण मूल्य की। और कर निर्धारण मूल्य की गणना करने के लिए फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें हमें सबसे पहला खरीदी मूल्य की विदेश में गए हैं, कौन सा वस्तु खरीदे, कितना रुपए लिया, उसका खरीदी मूल्य, बीजक मूल्य, समव्यवहार मूल्य भी बोलते हैं उसको। तो टोटल कितना है, कितना में खरीदे हैं, उसमें जोड़ेगा निम्नम मध्य। निम्नम मध्य में उसके पीछे कितने सारे खर्चा और किए हैं हमारे, उसके पैकिंग के लिए एक्स्ट्रा खर्चा किए हैं, डिजाइन, विकास, रॉयल्टी, लाइसेंस, अन्य भुगतान जो निर्यातक द्वारा यहाँ तक किया गया है, जो अलग से चार्ज किया गया है, वो सारे खर्चा यहाँ पे जोड़ेगा। जुड़ के जो आएगा उसको बोलेंगे फाइनल हम एफओबी, यानी कि बोल्ड वैल्यू जहां से लगे मुक्त मूल्य। उसमें और दो खर्चे जोड़े गए, दो खर्चे सबसे स्पेशल एकदम खास है ये, जिसमें परिवहन व्यय में आएगा। परिवहन जब हम करेंगे, यात्रा जब करेंगे, माल लेके आएंगे जब, तो पानी जहाज से भी आ सकता है, हवाई जहाज से भी आ सकता है, वो हमारे ऊपर है। अगर हवाई जहाज से आए हम माल लेके तो हवाई जहाज का किराया कितना बन रहा है वो यहाँ पे लिखना। उसके बाद कंपेयर करने के लिए जो एफओबी मूल्य रहेगा उसका 20% काट के दोनों में कंपेयर करके देखना कौन सा अमाउंट कम है, जो भी अमाउंट कम रहेगा उसका हमने बाहर निकालना। और अगर पानी जहाज हो तो नॉर्मली पानी जहाज में जितना होगा उतना हम लिख देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और बात आती है यहाँ पे बीमा की, तो बीमा प्रीमियम अगर डायरेक्ट दिया क्वेश्चन में कि बीमा $50, $100, $500, डायरेक्ट हमें उसको लिखना है, करेंसी में हमने इंडियन करेंसी में चेंज करके लिखना है। और अगर बीमा प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं दिया उस केस में हमें 1.125% काटना पड़ता है और लिखना पड़ता है। किस चीज का काटेंगे, जो भी एफओबी रहेगा, एफओबी का 1.125% काटते हैं और उसी का हम लिख देते हैं बीमा प्रीमियम। फिर इन सभी को एक साथ टोटल करते हैं एफओबी को, और अभी जो दो खर्चा हुआ है उसको जोड़ के जो लास्ट फाइनल अमाउंट आता है वो हमारा होता है कर निर्धारण मूल्य। इसी कर निर्धारण मूल्य के लिए पूरा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, और जो कर निर्धारण मूल्य आपको निकलेगा उसी से हमारा सीमा शुल्क की गणना होगा। तो सीमा शुल्क का फॉर्मेट, सीमा शुल्क का एग्जांपल जो आपको बताना था वो हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे कि कर निर्धारण मूल्य की गणना किस प्रकार से होगा। ये फॉर्मेट पूरा रेडी है आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेकर हम ले सकते हैं। उसके बाद इसमें कर निर्धारण मूल्य की गणना करने के लिए एग्जांपल अभी आपको और देंगे कि प्रैक्टिकली बनाना कैसे है।
फॉर्मेट तो आपको पूरा बताना है, जो आएगा वो लिखना है, जो नहीं आएगा उसको डैश लिख देना है या फिर नील लिख देना है उसको। तो इसके लिए क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे एक्सरसाइज का फर्स्ट है, ये दूसरे चैप्टर है, क्योंकि सीमा शुल्क की गणना करना एक चैप्टर है और कर निर्धारण मूल्य की गणना करना दूसरे चैप्टर में दिया है, और उस दूसरे चैप्टर में कर निर्धारण मूल्य की भी गणना करेंगे, सीमा शुल्क की गणना करेंगे, दोनों को अलग अलग भी करना है और दोनों को एक साथ वाला भी यानी कि कंबाइन भी करना है। और जो मेन सीमा शुल्क था उसके लिए अलग सा एक चैप्टर है जो फर्स्ट में दिया था, उसके फर्स्ट नंबर हो गया है। अभी हम देखेंगे दूसरे चैप्टर में जिसमें सीमा शुल्क की गणना करना है लेकिन साथ में कार्य निर्धारण मूल्य की भी गणना करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यहाँ पे एक आयातित मशीन का बीजक मूल्य $8,000 है। अब डॉलर बोल दिया मतलब अमेरिका से खरीदते होंगे तभी वहां पे डॉलर चलता है, डॉलर चलता है तभी वहां से खरीदते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आयातित मशीन बीजक मूल्य उसका कितना है $8,000 है। पैकिंग व्यय $200 किया है। उसके बाद जहाजी भाड़ा $350 एवं बीमा प्रीमियम $1,150 दिया है। भारत में इसकी स्थापना व्यय 45,000 रुपए है। डॉलर का विनिमय दर 78 रुपए। सीमा शुल्क के लिए मशीन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बात यहाँ पे ऐसा आता है कि कितना बीजक मूल्य कितना दिया है। एक चीज और है यहाँ पे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे ये समुद्र है, ये अमेरिका है, ये हमारा इंडिया है। अब जब अमेरिका से हम माल को जहाज में भर के हम इंडिया में लाएंगे, ये इस बंदरगाह अमेरिका के बंदरगाह से हम अपने इंडिया के बंदरगाह तक माल लाएंगे। लाने के बाद इंडिया में लाए हैं, अब यहाँ से हम लाएंगे, यहाँ पे हमारा फैक्ट्री लगा है, ठीक है, ये हमारा बंदरगाह है। यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे, यानी कि बंदरगाह से कुछ दूर आना पड़ता है हमारे हमको, उसके बाद हमारा फैक्ट्री आता है। तो बंदरगाह से एक बार निकल गया, मतलब अमेरिका के बंदरगाह से हमारे इंडिया के बंदरगाह तक आए हैं, तो इसके बीच में जो भी खर्चा होगा उन सारे खर्चे को हमें ऐड करना पड़ेगा, उन सारे खर्च को टैक्सेबल करना है, उन सारे खर्च हमारे ऊपर टैक्स लगेगा, मतलब वो सब चीज हमारे बीजक मूल्य में जुड़ेगा, हमें उस पर इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हमें पेमेंट करना पड़ेगा। जो भी हमारा पैकिंग, जो भी हमारा नियम बने था उसमें हमें ऐड करना है, ठीक। जो भी हमारे यहाँ पे अमेरिका बंदरगाह से हमारा इंडिया के बंदरगाह तक आएगा, जितने सारे यहाँ पे खर्चे होगा सबको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा और सभी खर्च को हमें चार्ज करना पड़ेगा अलग से बीजक मूल्य के साथ, जो यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक। अब अमेरिका के बंदरगाह से यहाँ तक आ गया है, आने के बाद यहाँ से निकल गया, ठीक है, इंडिया के बंदरगाह तक आ गया और यहाँ से हमारे शहर के अंदर आ गया, शहर के अंदर आके हमारे फैक्ट्री में वो चीज मशीन आ गया। अब एक बात ऐसा है कि दूसरे देश से हमारे देश के बंदरगाह तक जो भी खर्चा होगा उसको हम सब चार्ज करेंगे, अलग से चार्ज करेंगे, जोड़ेंगे उसको बीजक मूल्य के साथ। लेकिन हमारे बंदरगाह से एक बार बाहर निकल गया, हमारे बंदरगाह से कहाँ बाहर निकलेगा, हमारे बंदरगाह से हमारे सिटी तक आया, सिटी में आने के बाद हमारा फैक्ट्री में आया, फैक्ट्री में फिटिंग हुआ, स्थापना हुआ, बहुत सारे हुआ। तो बंदरगाह से एक बार हमारा मशीन निकाल गया या बंदरगाह से एक बार हमारा सामान निकाल गया हमारे फैक्ट्री में आने के लिए, तो बंदरगाह से बाहर इधर जितना भी खर्चा होगा एक भी खर्चा हमको नहीं जोड़ना है, एक भी खर्चा अलाउड नहीं है। जो भी हमारा यात्रा के दौरान होगा यानी दूसरे देश से अपने देश के आने तक, बॉर्डर तक जो भी हमें खर्चा होगा उसको बॉर्डर में पेमेंट करके आना है और बॉर्डर में पेमेंट करने के आने के बाद जो इधर हमारे शहर के अंदर खर्चा होगा या फैक्ट्री के आने के बाद खर्चा होगा वो सब खर्चा यहाँ पे नहीं जोड़ना है, ठीक। तो ये सब याद रखना है। तो इसके लिए हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार से गणना करते हैं।